नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के 6 वर्ष पूरे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अधिकरण ट्रिब्यूनल को मजबूत करने पर बल दिया। भारत तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में तांबे के भंडारों की तलाश कर रहा है। रोजगार में वृद्धि, लेकिन मुद्रास्फीति के अनुसार वेतन नहीं बढ़ा। भारत का पिछले दशक में अनुसंधान एवं विकास R&D पर खर्च 2 गुना हो गया। एक हालिया अध्ययन के अनुसार एंटार्कटिक सरकमपोलर करंट ACC मंद हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के 6 वर्ष पूरे हुए। PMSYM के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके सार्वभौमिक पेंशन कवरेज सुनिश्चित किया गया है। इस योजना ने भारत में एक अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार किया है। असंगठित क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है। ई श्रम पोर्टल 2024 पर 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। आइए PMSYM के बारे में जान लेते हैं। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। वहीं इसका उद्देश्य देखें तो यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका पेंशन फंड प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC है। इसके लिए नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर्स या मानधन पोर्टल पर किया जा सकता है। इस योजना के तहत ग्राहक द्वारा अंशदान सदस्य के बचत बैंक खाते या जनधन खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। इसकी अन्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पारिवारिक पेंशन। यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो केवल पति या पत्नी को ही पेंशन राशि का 50% हिस्सा मिलेगा। यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रख सकता है या सकती है, या निकासी प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है। डोनेट ए पेंशन मॉड्यूल की बात करें तो इसके तहत नामांकन बढ़ाने के लिए नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों हेतु प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं इसके कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति को समझें तो इसके तहत 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है और साथ ही मार्च 2025 तक लगभग 46,12,330 नामांकन हुए हैं। शीर्ष 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। चलिए खबर के अंत में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी कि PMSYM योजना हेतु प्रस्तावित पात्र पेशे भी देख लेते हैं, जिनमें कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, दैनिक मजदूरी करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कृषि से जुड़े कार्य करने वाले बीड़ी श्रमिक तथा घरेलू कर्मकार, कारीगर आदि को शामिल किया गया है। इनके लिए पात्रता मानदंड को देखें तो इनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष और मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए तथा अंशदान हेतु मासिक योगदान आयु के अनुसार 55 से 200 रुपए होना चाहिए। साथ ही सरकार भी अंशदाता की राशि के बराबर योगदान देती है। और अंत में अपवर्जन मानदंडों को देखें तो लाभ प्राप्तकर्ता को EPF या ESIC या NPS के तहत कवर नहीं किया गया हो और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा वह अन्य पेंशन लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल को मजबूत करने पर बल दिया। सुप्रीम कोर्ट अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान कोर्ट ने अधिकरणों से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे कर्मचारियों की नियुक्तियां एवं सेवा शर्तों को भी रेखांकित किया है। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये अधिकरण होते क्या हैं। अधिकरण दरअसल अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल निकाय होते हैं। ये विशिष्ट मामलों से संबंधित विवादों का फैसला करने के लिए गठित किए जाते हैं। साथ ही इन्हें संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 14A जोड़ा था। इस भाग में अनुच्छेद 323A और 323B शामिल किए गए थे।
अनुच्छेद 323A के अनुसार संसद को लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही संसद केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिकरणों का गठन कर सकती है। वहीं अनुच्छेद 323B अन्य विषयों जैसे कराधान, भूमि सुधार आदि के लिए अधिकरणों की स्थापना के प्रावधान करता है। इन विषयों के लिए संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर अधिकरणों का गठन कर सकते हैं। लेकिन अधिकरणों के कामकाज से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दे भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला मुद्दा है अधिकरणों की स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि चयन प्रक्रियाओं पर कार्यपालिका का प्रभुत्व, तकनीकी सदस्यों की मौजूदगी जैसे मुद्दे न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं। दूसरा, लंबित मामले। उदाहरण के लिए 2021 तक केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम अदालतों में 7,312 मामले लंबित थे और सशस्त्र बल अधिकरण में 18,829 मामले लंबित थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अवसंरचनात्मक मुद्दों का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मानव संसाधन की कमी, बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पद, खराब सेवा शर्तें आदि। इन सबके अलावा क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग भी एक बड़ी समस्या है। अधिकरणों की स्थापना से नियमित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और संभावित संघर्ष पैदा होते हैं। चलिए खबर के अंत में अब आगे की राह भी समझ लेते हैं। सबसे पहले न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चयन समितियों में न्यायपालिका का प्रभुत्व हो एवं अधिकरण के सदस्यों को बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। साथ ही राष्ट्रीय अधिकरण आयोग NTC नामक एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया जाना चाहिए। यह भारत में सभी अधिकरणों के प्रशासन के लिए होना चाहिए। अंत में समय पर नियुक्ति और स्टाफिंग में सुधार की भी आवश्यकता है। सरकारी सेवा में रहने के दौरान प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकरण के कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में तांबे के भंडारों की तलाश कर रहा है। हाल ही में भारत ने तांबे की बढ़ती मांग के दौरान जाम्बिया में 9,000 वर्ग किलोमीटर का ब्लॉक हासिल किया है। भारत में तांबा महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल के रूप में सूचीबद्ध है। तांबा अपनी उच्च तन्यता, आघात वर्धनीयता, तापीय व विद्युत चालकता और संक्षारण प्रतिरोध के कारण उद्योग में उपयोग होने वाली एक प्रमुख धातु है। तांबे के प्राकृतिक अयस्कों में कॉपर सल्फाइड अयस्क जैसे चाल्कोपाइराइट और कॉपर ऑक्साइड अयस्क शामिल हैं। आइए ये जानते हैं कि तांबे की मांग क्यों बढ़ रही है। पहला है उच्च मांग। रक्षा क्षेत्रक, अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में तांबे की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण यह अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक इसकी मांग आपूर्ति से अधिक हो जाएगी। वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2024 के बीच भारत में कॉपर कंसंट्रेट का आयात दोगुना होकर 26,000 करोड़ रुपए हो गया था। वैश्विक कारक को समझे तो तांबे के अत्यधिक महत्व को देखते हुए चीन और अमेरिका दोनों ही अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका में प्रमुख खदानों को हासिल कर रहे हैं। कम घरेलू उत्पादन के तहत तांबे का 2023-24 में 3.78 मिलियन टन उत्पादन हुआ था, जो 2018-19 की तुलना में 8% कम है। भारत में तांबा अयस्क भंडार लगभग 164 मिलियन टन अधिकांशतः निम्न श्रेणी के हैं। आइए भारत में तांबे के वितरण को समझते हैं। भारत में प्राकृतिक भंडार के अनुसार शीर्ष 3 राज्य हैं, जिनमें राजस्थान में 52%, मध्य प्रदेश में 23% और झारखंड में 15% तांबा मिलता है। भारत में तांबे की प्रमुख खदानें देखें तो बिहार की सिंहभूम कॉपर बेल्ट, राजस्थान की खेतड़ी कॉपर बेल्ट, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला आदि है। आइए इसके अन्य क्षेत्र देखते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, सिक्किम का रंगपो, मणिपुर, कर्नाटक का चित्रदुर्ग जिला आदि शामिल हैं। 2024 के अनुसार विश्व में तांबे के प्रमुख उत्पादक देशों में शीर्ष 3 देश चिली, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC और पेरू हैं। वहीं तांबा और तांबे के यौगिकों के उपयोग देखें तो पहला है कंज्यूमर गुड्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंडक्टर, सर्किट बोर्ड आदि का उपयोग होता है। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी, सौर पैनल शामिल हैं। चिकित्सा और रोगाणुरोधी क्षेत्र, रोगाणुनाशक और कीटाणुनाशक में तांबे का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में टंकन, पेंट आदि तथा परिवहन में पाइप्स, कंटेनर्स में काम आता है। इसके अतिरिक्त तांबा कांस्य और पीतल जैसे आवश्यक मिश्र धातु बनाने में उपयोगी है, जिसका उपयोग विभिन्न यांत्रिक और सजावटी
अनुप्रयोगों में किया जाता है। रोजगार में वृद्धि, लेकिन मुद्रास्फीति के अनुसार वेतन नहीं बढ़ा। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इस सकारात्मक रुझान के बावजूद वेतन में वृद्धि बढ़ती मुद्रास्फीति या महंगाई के अनुरूप नहीं है। तो चलिए इस खबर को बेहतर तरह से समझने के लिए वेतन वृद्धि में ठहराव की स्थिति जानते हैं। सबसे पहले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार रोजगार में वृद्धि की बात करें तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2017-18 के 34.7% से बढ़कर 2023-24 में 43.7% हो गया, जो ये दर्शाता है कि रोजगार वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक है। दूसरा है वेतन संबंधी असमानता। अस्थायी श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी बढ़ी है, लेकिन नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों का पारिश्रमिक मुद्रास्फीति के कारण स्थिर बना हुआ है। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को देखते हैं। इसमें कॉर्पोरेट जगत की लाभप्रदता वित्त वर्ष 2024 में 15 साल में सर्वाधिक हो गई थी। वित्तीय वर्ष 2024 में कॉर्पोरेट जगत का लाभ 22.3% बढ़ा है, लेकिन रोजगार में मात्र 1.5% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वेतन वृद्धि में ठहराव की बात करें तो पिछले 4 वर्षों में भारतीय कंपनियों की EBITDA मार्जिन 22% पर स्थिर बने रहने के बावजूद वेतन वृद्धि विशेष रूप से प्रवेश स्तर के IT संबंधी पदों पर धीमी रही है। इस विषय पर कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था में गिरावट, अधिक कॉर्पोरेट लाभ और स्थिर वेतन वृद्धि से मांग में कमी आ सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो सकती है। और आय में असमानता, मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों सहित कॉर्पोरेट जगत के मुनाफे में असमान वृद्धि से आय संबंधी असमानता बढ़ने का खतरा है। कंपनियों की बढ़ती लाभप्रदता के साथ कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को संतुलित करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक समृद्धि के लिए रोजगार से होने वाली आय में वृद्धि होना जरूरी है। इससे सीधे तौर पर उपभोक्ता द्वारा खर्च में वृद्धि होती है तथा उत्पादन क्षमता में निवेश को बढ़ावा मिलता है। साथ ही दीर्घकालिक सतत आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पूंजी और श्रम के बीच आय का निष्पक्ष व तर्कसंगत वितरण अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत का पिछले दशक में अनुसंधान एवं विकास R&D पर खर्च 2 गुना हो गया। चलिए पहले अनुसंधान एवं विकास में भारत की स्थिति को समझते हैं। R&D पर सकल व्यय यानी GERD को देखें तो GERD में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। 2010-11 में यह 60,196.75 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में 2 गुने से अधिक बढ़कर 1,27,380.96 करोड़ रुपए हो गया था। वहीं GERD मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। इसमें केंद्र सरकार का 43.7%, राज्य सरकारों का 6.7%, उच्चतर शिक्षा का 8.8% और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का 4.4% हिस्सा शामिल है। इसमें महिलाओं की भागीदारी को देखें तो R&D परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में 2000 से 2001 के 13% से 2019-20 में 25% तक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फिर है नवाचार और बौद्धिक संपदा में भारत की वैश्विक स्थिति। WIPO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर था और वैश्विक बौद्धिक संपदा यानी IP फाइलिंग में 6ठे स्थान पर रहा है। चलिए अब इससे जुड़ी चुनौतियां भी देख लेते हैं। GDP के प्रतिशत के रूप में भारत का GERD कम रहना एक मुख्य चुनौती है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 0.64% पर रहा, जबकि अधिकांश विकसित देशों ने अपने GDP का 2% से अधिक R&D पर खर्च किया। फिर है निजी क्षेत्र का कम योगदान। इसने 2020-21 में 36.4% का योगदान दिया था। अधिकांश विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में GERD में व्यावसायिक उद्यमों की भागीदारी आमतौर पर 50% से अधिक है। इसके अलावा ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन यानी बेहतर अवसरों के कारण शोधकर्ताओं का विदेश जाना, कमजोर उद्योग अकादमिक सहयोग, अत्याधुनिक अवसंरचनाओं का अभाव आदि अन्य मुद्दे हैं। आइए भारत में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले भी देख लेते हैं। पहली है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF। इसे ANRF अधिनियम 2023 के तहत गठित किया गया है। यह भारत के अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम को गति प्रदान कर रहा है। दूसरी है राष्ट्रीय AI मिशन। यह अलग अलग क्षेत्रों में AI आधारित अनुसंधान एवं अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है।
तीसरी है R&D को बढ़ावा देने वाले संस्थान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, BIRAC यानी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, SERB यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड आदि प्रमुख संस्थान हैं। इसके अलावा वाइज यानी वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, PhD और वाइज पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, वाइज PDF, अटल इनोवेशन मिशन आदि अन्य पहले हैं। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। एक हालिया अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट यानी ACC मंद हो रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि उच्च कार्बन उत्सर्जन परिदृश्य की वजह से 2050 तक अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट लगभग 20% तक धीमा हो सकता है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट क्या है। यह पृथ्वी पर सबसे तेजी से प्रवाहित होने वाली और पवन चालित सबसे बड़ी महासागरीय धारा है। यह अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घूमती है। यह प्रबल पछुआ पवनों यानी वेस्टर्ली विंड्स द्वारा संचालित होती है। साथ ही एकमात्र महासागरीय धारा है जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के जलों को जोड़ती है। अब अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के महत्व जान लेते हैं। यह एक शीत धारा यानी कोल्ड करंट है। यह अवरोधक के रूप में कार्य करती हुई गर्म जल को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकती है। साथ ही यह महासागर द्वारा वायुमंडल से ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में बड़ी भूमिका भी निभाती है। यही नहीं, ये अन्य महाद्वीपों की बुलकेल्प, झींगा, मोलस्क जैसी आक्रामक प्रजातियों को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन आखिर इसकी गति कम क्यों हो रही है? इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहला कारण है महासागर की लवणता में परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका के आसपास हिमखंड यानी आइस शेल्फ्स तेजी से पिघल रहे हैं। इससे अंटार्कटिक बॉटम वाटर यानी AABW कमजोर हो रहा है। आपको बता दें, अंटार्कटिक बॉटम वाटर वास्तव में सिंकिंग प्रोसेस है। इसका अर्थ है कि अधिक ठंडा होने की वजह से इस जल का घनत्व बढ़ जाता है और महासागर में अधिक गहराई में पहुंच जाता है। वहां से यह उत्तर की ओर प्रवाहित होता हुआ दक्षिणी, हिंद, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के सबसे गहरे भागों में पहुंच जाता है। इस तरह यह विश्व महासागर के जलों के परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण घटक है और अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के परिसंचरण से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण है पवन की दिशा और वेग में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में पछुआ पवनों की दिशा व वेग को बदल सकता है। और आखिरी है पॉजिटिव फीडबैक लूप। समुद्री बर्फ में कमी से महासागर और अधिक सूर्य प्रकाश अवशोषित करने लगेगा। इससे महासागरीय जल और अधिक गर्म होने लगेगा और ताजा जल महासागरों में प्रवेश करने लगेगा। इससे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट और अधिक कमजोर हो सकता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के कमजोर होने के संभावित प्रभावों की। इससे जलवायु में अत्यधिक अस्थिरता बढ़ेगी। साथ ही कुछ क्षेत्रों में अधिक चरम मौसमी घटनाएं बढ़ सकती हैं। महासागर की कार्बन अवशोषण क्षमता घटने से ग्लोबल वार्मिंग तेज हो सकती है। इतना ही नहीं, अन्य महाद्वीपों से आक्रामक प्रजातियां पहुंचने पर अंटार्कटिका के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अंटार्कटिक बॉटम वाटर यानी AABW के कमजोर होने के कारण विश्व की महासागरीय धाराओं की परिसंचरण प्रणाली प्रभावित हो सकती है। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया की, जिसकी राजधानी है वियना। आपको बता दें, क्रिश्चियन स्टॉकर ने ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में शपथ ग्रहण की। सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह मध्य यूरोप का एक स्थलरुद्ध देश है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय वियना में है। इसके उत्तर में चेक गणराज्य, उत्तर पश्चिम में जर्मनी, पूर्व में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में इटली, पश्चिम में लिechtenstein, उत्तर पूर्व में स्लोवाकिया, दक्षिण में स्लोवेनिया तथा पश्चिम में स्विट्जरलैंड स्थित है। ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, लेकिन ये नाटो का सदस्य नहीं है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी जलवायु समशीतोष्ण व महाद्वीपीय प्रकार की है। इसके पश्चिम और दक्षिण में आल्प्स पहाड़ी क्षेत्र अधिक है। पूर्वी एवं उत्तरी सीमांत क्षेत्र समतल या हल्की ढलान वाला है। इसकी प्रमुख झील कॉन्स्टेंस झील है, जो स्विट्जरलैंड और जर्मनी की साझी झील है, और इसकी प्रमुख नदी डेन्यूब नदी है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs को नए लाइन ऑफ क्रेडिट देने और पुराने ऋण को चुकाने का समय बढ़ाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार की फ्लेक्सिबल ऋण सुविधा है। वॉयलेस लाइन महाद्वीपों के बीच प्रजातियों के अंतर को समझने वाली एक महत्वपूर्ण जैव भौगोलिक सीमा है। यह एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई जीवों को अलग करने वाली अदृश्य जैव भौगोलिक सीमा है। इसे 19वीं शताब्दी में अल्फ्रेड वॉलेस ने प्रस्तावित किया था। एक हालिया अध्ययन से इस तथ्य के बारे में नई जानकारी मिली है कि एनीमोन फिश किस तरह आहार उपलब्ध कराकर अपने होस्ट की मदद करती है। आपको बता दें कि एनीमोन फिश उत्तम तैराक नहीं होती हैं। ये एनीमोन प्रजाति के साथ सहजीवी संबंध बनाती है। शोधकर्ताओं ने नियोबियम डाइसेलेनाइड में बॉस मेटल के मौजूद होने के पुख्ता साक्ष्य पाए हैं। बॉस मेटल एक प्रकार की असामान्य धात्विक अवस्था होती है। हाल ही में लगभग 2.4 मिलियन शिशुओं को बचाने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई रक्तदाता का निधन हो गया। इस दुर्लभ रक्तदाता के रक्त में एंटी-डी एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। युद्धग्रस्त सूडान से गम अरेबिक की तस्करी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रही है। सूडान दुनिया का लगभग 80% गम अरेबिक उत्पादित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2025 से 2026 उत्तरी गोलार्ध इन्फ्लुएंजा सीजन में उपयोग के लिए ट्राइवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की सिफारिश की। सौर मिशनों की संख्या में हाल ही में हुई वृद्धि की वजह सौर चक्र में सोलर मैक्सिमम की स्थिति है। हालिया सौर मिशनों में इसरो का आदित्य L1, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोब 3 और नासा का पंच शामिल है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।